हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे जावा का फोर्थ लेक्चर, जिसमें हम ये अपनी जावा की लास्ट बेसिक क्लास होगी। इसके बाद में हम जावा प्रोग्रामिंग पे आ जाएंगे और प्रोग्राम्स लिखना शुरू कर देंगे। और वेरिएबल आइडेंटिफायर्स और जो भी प्रोग्राम लिखने के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ये अपनी जावा की लास्ट क्लास है जो बेसिक क्लास होगी। इसमें अपन पढ़ेंगे जेडीके, जेआरई और जेवीएम। तो ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले अपने को कंपाइलर और इंटरप्रेटर का फ़र्क समझना पड़ेगा। जैसा कि पिछली क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं, कैसे काम आते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। कंपाइलर क्या होता है, ये दोनों ही क्या काम आते हैं, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में या मशीन कोड में कन्वर्ट करने के काम आते हैं, जैसा कि आप जानते ही हो। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो मैं चलिए अब देखते हैं अपन इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। अच्छा, ये जो दोनों चीज़ें हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही क्या हैं? दोनों ही सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, ठीक है? ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये प्रोग्राम्स हैं। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए पहले अपन कंपाइलर को देखते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है? जैसे ये अपना कोई सोर्स कोड है, मान लीजिए जावा की ही ये फाइल है, ये जावा फाइल है, इसमें ये कोड लिखा हुआ है। तो कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर अगर हम इसको कंपाइल कराएंगे तो वो क्या करेगा, इसको कंपाइल करेगा और जावा के केस में बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये बाइट कोड आगे जाके रन होगा। और अगर अपन ये देखना चाहें कि जैसे सी सी प्लस प्लस में भी तो कंपाइलर ही यूज होता था, तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको कंपाइल करके और अपने को क्या दे देगा, एक साथ इसको कंपाइल कराएगा, ये कोई फाइल बनाएगा, एग्जीक्यूट सी सी के केस में एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। और ये फाइल जाके सीपीयू में लोड होगी और हमें क्या दे देगी, आउटपुट। आउटपुट मिल जाएगा। कंपाइलर करता क्या है, कंपाइलर सोर्स कोड में, ये जैसे यहाँ पे मान लीजिए जावा की ये सी, अभी अपन सी के लिए देख रहे हैं, सी या सी प्लस प्लस के लिए। ये जो सोर्स कोड है, ये पूरा जो सोर्स कोड है, इसको पूरे को एक साथ कंपाइल करा के और एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। वो एग्जीक्यूटेबल फाइल सीपीयू से लोड होती है और अपने को आउटपुट दे देती है। इसका मतलब हुआ क्या, कंपाइलर क्या करता है, जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड जो है उसको पूरे को एक साथ कंपाइल कराता है। कंपाइल कराने का मतलब चेंज कर देता है। एक साथ क्या कर देता है, कंपाइल कंपाइलर क्या कर देता है, उस सोर्स कोड को एक साथ चेंज कर देता है, किस में, मशीन कोड में। मशीन कोड में चेंज कर देता है और हमें आउटपुट दे देता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, ये सोर्स कोड है, ये कोड लिखा हुआ है, ये मान लीजिए 4 लाइन से है, वैसे नंबर ऑफ लाइंस काफी ज्यादा हो सकती हैं, तो ये 4 लाइन अभी ये मानते हैं। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर सबसे पहले इस लाइन को इंटरप्रेट करेगा और इसका आउटपुट अपने को देगा। फिर इस लाइन को इंटरप्रेट करेगा, फिर इसका आउटपुट देगा, फिर इस लाइन को करेगा और इसका आउटपुट देगा। इस तरह से करता है। अब इंटरप्रेटर जो है वो स्लो होता है कंपाइलर से। वो स्लो क्यों होता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं ये दोनों भी क्या है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी क्या है, सॉफ्टवेयर्स ही हैं। जैसे कि आपने वर्ड का कोई प्रोग्राम लिखना है, तो आप क्या करोगे, वर्ड को ओपन तो करोगे ना, पहले वर्ड की फाइल को ओपन करोगे या वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, उसके बाद उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमें जिस सॉफ्टवेयर का यूज करना होता है, पहले वो सॉफ्टवेयर मेमोरी में लोड होता है, उसके बाद ही उसका यूज हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम कंपाइलर यूज करते हैं, तो ये मान लीजिए ये कंपाइलर है और ये क्या है, कंपाइलर का खुद का कोड है। ये कंपाइलर का खुद का कोड है। तो कंपाइलर को जब यूज करते हैं, और ये क्या है, सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड है। तो जब इस सोर्स कोड को कंपाइल कराने के लिए कंपाइलर का यूज करते हैं, तो कंपाइलर का प्रोग्राम पहले रन होता है। मतलब कंपाइलर का जो कोड है वो पहले रन होगा। ये कंपाइलर का कोड है, ये क्या है, कंपाइलर का कोड है, ये पूरा कंपाइलर है, ठीक है। पहले ये कोड रन होगा, फिर ये क्या करेगा, फिर ये जाके इसके ऊपर इस सोर्स कोड को पूरे को कंपाइल करके और क्या बनाएगा, एक और
फाइल बनाएगा। एग्जीक्यूटेबल फाइल बोल दो, कुछ भी बोल दो। ठीक है। तो इसलिए इस कंपाइलर को इस सोर्स कोड को कंपाइल करने के लिए कितनी बार रन होना पड़ा? एक बार रन होना पड़ा। एक बार होने के बाद में ये पूरे सोर्स कोड को कंपाइल करा के एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, जबकि इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं है। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये मान लीजिए सोर्स कोड है और ये इंटरप्रेटर है। ये इंटरप्रेटर का कोड है। इंटरप्रेटर क्या करेगा? हमेशा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा। फर्स्ट लाइन पहले इंटरप्रेटर का, जैसे मैंने बताया ना, वर्ड को यूज करने से पहले वर्ड को स्टार्ट करना पड़ेगा, वैसे ही इंटरप्रेटर को यूज करने से पहले इंटरप्रेटर खुद मेमोरी में लोड होगा। तो ये मैम इंटरप्रेटर का कोड है। ये इंटरप्रेटर का कोड है और ये मेमोरी में लोड हुआ। इसने फर्स्ट लाइन को इंटरप्रेट किया और यहाँ पे ये लाइन आउटपुट में आ गई। फिर सेकंड लाइन को इंटरप्रेट करने से पहले फिर से ये मेमोरी में लोड होगा। फिर से ये इंटरप्रेटर का कोड मेमोरी में लोड होगा। फिर इसको इंटरप्रेट करेगा, फिर सेकंड लाइन आई। फिर थर्ड लाइन से पहले फिर से ये लोड होगा, फिर थर्ड लाइन आई। इस तरह से क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बार इंटरप्रेटर जितनी लाइंस को एग्जीक्यूट कर रहा है, उतनी बार इसका कोड मेमोरी में लोड हो रहा है। इसका मतलब इंटरप्रेटर स्लो होता है। इंटरप्रेटर की क्या होती है? स्पीड स्लो होती है। लेकिन इंटरप्रेटर की स्पीड तो स्लो होती है, लेकिन अगर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो हमें उसी लाइन में क्या मिल जाएगी? एरर मिल जाएगी, जिस लाइन में एरर होगी। अदरवाइज क्या होगा? पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, फिर अपन जाएंगे लाइन एरर ढूंढेंगे, उसको रिमूव करेंगे, फिर पूरा कंपाइल कराना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है? जिस लाइन में एरर होती है उसी लाइन में मिल जाती है। अब जावा में क्या होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही होते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों होने की वजह से ही जावा इतनी सिक्योर है, इतनी एफिशिएंट है। ठीक है। जावा में क्या होता है? पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है, उसके बाद में इंटरप्रेट होता है, जो कि इंटरप्रेटर कहाँ होता है? जेवीएम में होता है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है। ये डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। इससे ज्यादा आप हमारे एग्जाम में कुछ नहीं है। अब हम आगे इस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए, जैसे अभी हमने प्रोग्राम लिखना सीखा नहीं है, तो आपको ज़्यादा सिंटैक्स अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन स्टार्ट करेंगे तब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी ये एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हमें क्या करना है? आउटपुट में द आईटी क्लासेस प्रिंट करवाना है। इसमें क्या है देखिए, पहले तो क्लास का नेम लेते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विदाउट क्लास इसमें कुछ भी नहीं हो पाता है। तो पहले अपन ने क्लास ले ली माई फर्स्ट प्रोग्राम। ये देखिए, माई फर्स्ट प्रोग्राम क्लास ले ली और उसके बाद में मेन फंक्शन लिख दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर सिंपल आउटपुट करवा दिया। मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एलन का मतलब होता है न्यू लाइन के लिए। ये सारी चीजें अपन, पब्लिक का क्या मतलब होता है, स्टैटिक का क्या होता है, वॉइड का क्या होता है, ये सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अपन ये देख लेते हैं कि खाली द आईटी क्लासेस को प्रिंट कराने के लिए ये वाली लाइन ऑफ कोड हमें यूज करनी होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जावा में। अब क्या करते हैं? अब देखिए, जावा के किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए एक कमांड होती है। क्या होती है? फाइल का नेम, सॉरी, पहले कंपाइलर और फिर फाइल का नेम। तो जावा सी ये कमांड है। जावा सी कमांड है जावा कंपाइलर से प्रोग्राम को रन कराने के लिए। फिर अपनी मेन क्लास का, उस क्लास का नेम आता है जिस क्लास के अंदर अपन अपना मेन फंक्शन है, और उसी क्लास के नेम से हम जावा के प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो क्या किया अपन ने? जावा सी माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, ये जैसे ही टाइप किया तो एक कंपाइलर इन्वोक हो गया, कंपाइलर चल गया। और कंपाइलर ने फिर क्या किया? जैसा कि अपने को पता है, बाइट कोड बना दिया। कंपाइलर ने कंपाइल किया, उस प्रोग्राम का बना दिया बाइट कोड। और बाइट कोड क्या होता है? डॉट क्लास फाइल होती है। तो ये देखो, ये माई माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल बना दी। इसके अंदर रहता है बाइट कोड। अब वही बात जो अपन ने पहले भी करी थी फीचर्स में, कि जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है जावा? क्योंकि जावा क्या करता है? कंपाइल कराने के बाद में बाइट कोड बना देता है, और इस बाइट कोड को हम क्या करते हैं? किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके जाएं और रन करवाएं तो वो आसानी से रन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैक ओएस है। अच्छा, जेवीएम कराता है रन टाइम एनवायरनमेंट, कौन देता है? जेवीएम देता है। आगे रन टाइम एनवायरनमेंट की भी बात करेंगे। जेवीएम हमें क्या प्रोवाइड कराता है? जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट। मतलब जावा को रन करवाने के लिए जेवीएम की जरूरत होती है, और जेवीएम में ही इंटरप्रेटर होता है।
अब हर हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेवीएम जो होती है वो अलग अलग होती है और इंटरप्रेटर जो होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन अगर जावा के किसी कंपाइलर से किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा कंपाइलर से अगर डॉट क्लास फाइल बन गई है, ये डॉट क्लास फाइल बन गई है, इस डॉट क्लास फाइल को किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जेवीएम एग्जीक्यूट कर सकती है। इसलिए जावा क्या होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप अगर आप डाउनलोड करोगे ना जावा को या जेडीके को, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जेडीके अलग अलग डाउनलोड होगा। मैक के लिए अलग लिंक से डाउनलोड होगा, लिनक्स के लिए अलग लिंक से डाउनलोड होगा, विंडोज के लिए अलग लिंक से डाउनलोड होगा। ठीक है। हाँ, अलग-अलग लिंक से डाउनलोड होगा ना, तो फिर क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने ये जो बाइट कोड जो बनाया है, ये आपने बनाया है विंडोज़ पे बनाया है आपने। विंडोज़ पे आपकी जावा इंस्टॉल्ड थी, आपने जो जावा का प्रोग्राम था, ये देखो ये जावा का प्रोग्राम, ये आपका विंडोज़ पे लिखा हुआ था। इस विंडोज़ सिस्टम पे आपकी जावा इंस्टॉल्ड थी, आपने जावा सी माय फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा लिखा और कंपाइल करा दिया। कंपाइल कराने के बाद बाइट कोड बन गया, ठीक है, बन गया। अब इस बाइट कोड को, इस डॉट क्लास फाइल को आप लेके गए मैक ओएस पे, तो उस मैक ओएस पे पहले से क्या है, इंस्टॉल है क्या, जावा इंस्टॉल है। उसके लिए जेवीएम भी इंस्टॉल्ड होगी। अब वो जेवीएम इस डॉट क्लास, उसको फर्क नहीं पड़ता ये डॉट क्लास फाइल कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपाइल होके आई है। वो क्या करेगा, वो जेवीएम जो मैक की जेवीएम है वो इसको क्या करेगी, एग्जीक्यूट करवा देगी। कमांड क्या होती है, जावा और क्लास का नेम, क्लास का नेम, सिर्फ क्लास का नेम, आगे डॉट जावा या डॉट क्लास नहीं लगाना है अपने को। सिर्फ क्या लिखना है, जावा और क्लास का नेम, और ये एग्जीक्यूट करवा के क्या दे देगी, आउटपुट दे देगी। ऐसा ही अगर लिनक्स का होगा, लिनक्स का जेवीएम होगा, और लिनक्स के ऊपर अगर अपन इस डॉट क्लास फाइल को ले जाएंगे, तो भी क्या आएगा, सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, और आउटपुट क्या आ गया अपने पास, प्रिंट होगी द आईटी क्लासेस। ठीक है, इस तरह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, इस तरह से जावा का प्रोग्राम काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं जावा डेवलपमेंट किट के बारे में। अगर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, आप किसी भी मशीन के लिए जावा डाउनलोड करेंगे, तो जावा जेडीके डाउनलोड करेंगे, और उस जेडीके में, अब ये थोड़ी कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं, इनके ऊपर बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाता है। जेडीके से संबंधित आ जाता है, जेआरई से संबंधित आ जाता है, जेवीएम से रिलेटेड आ जाता है। तो इनको आज अपन यहीं क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम जावा स्टार्ट कर देंगे। तो जेडीके क्या होता है, जेडीके बेसिकली पूरा डेवलपमेंट किट होता है। ये देखो, ये पूरा जो ब्लू वाला है ना, ये पूरा डेवलपमेंट किट में क्या क्या आता है, जैसे कि अगर अपन मेडिकल किट बोल दें, मेडिकल किट में सारी चीजें आती हैं, सारी कोई जैसे क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्री किट बोलते हैं, तो ज्योमेट्री किट में अपने पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी, स्केल, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, सब चीजें आ जाएंगी। वैसे ही ये जावा जावा डेवलपमेंट किट है, इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो हमें जरूरत पड़ेगी जावा का यूज करते हुए कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाने के लिए। तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, डेवलपमेंट टूल। डेवलपमेंट टूल का मतलब क्या होता है, एडिटर, ऐसा एडिटर जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिख सकें, जैसे कि इक्लिप्स होता था पहले, अभी और भी आ गए होंगे, जैसे बहुत सारे पहले इक्लिप्स था, नोटपैड प्लस प्लस था, है ना। जैसे कि एडिटर ही ये सारे एडिटर्स थे। और जैसे वर्ड की फाइल लिखने के लिए वर्ड होता है ना, वैसे उसी तरह से जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए एडिटर मिलता है जावा डेवलपमेंट किट में। अपने को नहीं मिलता तो अपने को जोड़ना पड़ेगा, एडिटर लेना पड़ेगा। जैसे इक्लिप्स होता था पहले, और नोटपैड प्लस प्लस था। सिंपल नोटपैड में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत क्या कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है अगर अपन बड़े प्रोग्राम्स बनाते हैं। ठीक है, फिर क्या आता है जावा डेवलपमेंट किट में, कंपाइलर। कंपाइलर आता है जावा डेवलपमेंट किट में। ठीक है, ये जावा डेवलपमेंट किट में डेवलपमेंट टूल और कंपाइलर। फिर जेआरई, फिर क्या आता है जावा डेवलपमेंट किट में, जेआरई, ये जेआरई आता है जावा डेवलपमेंट किट में। अच्छा, जेआरई क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। पहले कंपाइल तो हो गया अपना प्रोग्राम, ठीक है। डेवलपमेंट टूल पे अपन ने क्या किया, डेवलपमेंट टूल पे अपन ने प्रोग्राम लिखा, फिर उसको कंपाइल कराया, कंपाइल हो गया।
लेकिन अब इसको रन भी तो कराना पड़ेगा। रन कराने के लिए क्या यूज होता है? JRE, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। जावा रन टाइम रन टाइम एनवायरमेंट। जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ठीक है। जावा रन टाइम एनवायरमेंट में क्या क्या आता है? जेवीएम आती है, जेवीएम आती है, और इंटरप्रेटर आता है, और जेआईटी आता है। जेआईटी क्या होता है? जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये जस्ट इन टाइम कंपाइलर जावा प्रोग्राम की स्पीड बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम आता है। ठीक है। इसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया हुआ है। आप पिछला वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके फीचर्स में, या फिर मैं शायद आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो देख लेना। वो जिट कंपाइलर जो है वो स्पीड बढ़ाने के काम आता है, और जावा की एफिशिएंसी बढ़ाने के काम आता है। ये किस में होता है? जेवीएम में होता है। मतलब इंटरप्रेटर और जेआईटी ये दोनों कहाँ होते हैं? जेवीएम में होते हैं। जेवीएम कहाँ होती है? जावा रन टाइम एनवायरमेंट में होती है। जावा रन टाइम एनवायरमेंट कहाँ होता है? अ, ये होता है जेडीके के अंदर होता है, जेडीके के अंदर। और जेडीके के अंदर इनके साथ साथ क्या चीज आती है? डेवलपमेंट टूल आता है और कंपाइलर आता है। अब एक चीज और बच गई जावा रन टाइम एनवायरमेंट में ही, मान लीजिए इसको एपीआईज। एपीआईज इसको इसमें भी रख सकते हो, इसको डेवलपमेंट टूल यानी कि बाहर भी रख सकते हो, इससे बाहर भी रख सकते हो, यहाँ भी। एपीआईज क्या होती है? एपीआईज वो होती हैं ऐसी एक्सटर्नल फाइल्स बोल दीजिए, ऐसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स या लाइन ऑफ कोड्स बोल दीजिए, जो कि हमें किसी दूसरे सर्विस के साथ अपने प्रोग्राम को या अपने सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट कराने के काम आती है। नहीं समझ में आया होगा, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। देखिए क्या होता है कि जैसे हम हमारा कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें कि गूगल मैप्स का यूज होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए, ओला हो गया, उबर हो गया, और ज़ोमैटो, स्विगी, ये सब क्या करते हैं? गूगल मैप्स का यूज़ करते हैं। तो उन्होंने दोबारा गूगल मैप्स जो है डेवलप तो नहीं किए होंगे, उनको डायरेक्ट अपने प्रोग्राम में या अपनी ऐप में यूज़ कर लिया। तो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए मीडिएटर का जो काम करते हैं प्रोग्राम्स, वो क्या कहलाते हैं? एपीआईज़। तो ये जो जो डेवलप करते हैं ना, जो डेवलप करते हैं, जैसे गूगल ने अपनी एपीआईज़ बना रखी हैं, वो एपीआईज़ यूज़ करके हम अगर हमारा कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसमें हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से तो जब ज़ोमैटो या उसकी डिलीवरी होती है, तो हमें पता लग जाता है ना कि वो कहाँ तक आ गया। तो ये इसी इसी कारण से हमें पता लगता है। तो एपीआईज़ ये होती हैं कि किसी एक्सटर्नल जो बहुत बड़ी चीज़ बनी हुई है, उसको अगर अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, तो उसकी एपीआईज़ हम यूज़ कर लेते हैं। ये होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जावा डेवलपमेंट किट क्या होता है, जेआरई क्या होता है। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ने जाओगे ना, आप तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा। बस ये एक डायग्राम अगर ध्यान में रखोगे, आपको कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा, और सही टिक करके आ जाओगे आप एग्जाम में। अच्छा, तो अब जेडीके, जेआरई, जेवीएम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर सब अपने अपन ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास से अपन क्या करेंगे? प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे, प्रोग्राम की चीज़ें पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे वेरिएबल्स, सिंटैक्स और ये सब आइडेंटिफायर्स जावा के स्टार्ट कर देंगे अपन। ओके, थैंक यू।